जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया ही रहने चाहिए। सो गाइज टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर सेशन ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमने इससे पहली वाली क्लासेस में एक अमेजिंग स्टोरी डिस्कस करी थी रिगार्डिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें हमने टप्पू उफ तपेंद्र को हमने वर्ल्ड नंबर 1 मोबाइल कंपनी बना के दी थी। उससे हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में समझा था। एंड लेट्स डीप डाइव इनटू आवर क्लास टुडे एंड लेट्स अंडरस्टैंड मच कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स, आई थिंक सो, बट उसको बहुत ही ईजी करके समझेंगे, हिंदी भाषा में समझेंगे और इंटरनलाइज करेंगे। ठीक है, गुड गुड गुड। ओके सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो द रूल्स ऑफ क्लास अगेन, राइट? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को FSA QM और आपका इको चल रहा है, जाके देख लेना। जो इस वाली क्लासेस के नोट्स हैं वो कोर फाइनेंस एकेडमी की ऐप पे डाउनलोड हो जाएंगे। मेरे सिर के ऊपर लोगो लग रहा है, उससे डाउनलोड कर सकते हो। नाउ जो मैं बोलने वाला हूँ, जो मैं कर रहा हूँ स्लाइड्स के ऊपर, जो मैं लिख रहा हूँ, यू नीड टू नोट इट डाउन, यू नीड टू स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, बिकॉज इससे आपका कनेक्शन टूवर्ड्स द सब्जेक्ट ज़्यादा बन पाएगा। आप डेप्थ बहुत ले पाओगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की बात ही नहीं है यार। द पॉइंट इज दैट आप जॉब पे जाओ एंड यू ओन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, you own the economics of the environment in which your business is operating. You work not as an employee in any organization, you work as an entrepreneur. You own that organization, you own that function. My objective is simple, just to simplify to the core. इतना इजी बना दो चीज़ों को समझने के लिए कि जिससे आपकी रिकॉलेबिलिटी फैक्टर इतनी हाई हो जाए कि आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो फिर उसके बाद। ओके गाइस, लेट्स सी दैट फर्दर। तो जो यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में अभी आंसर नहीं पोस्ट कर रहे हैं, राइट, जो इट हार्डली टेक्स 5 सेकेंड, राइट, अगर आप आंसर नहीं पोस्ट कर रहे हो, आप MCQ चॉइस नहीं कर रहे हो, यू आर लूजिंग, you would understand only after some hurdle or the constraint. Okay, now जाओ YouTube के पोस्ट सेक्शन पे और वहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। L1 हो, L2 हो, L3 हो, अपने भाई बंधु आपके L2 L3 में उनको भी भेजो, क्योंकि वो उनके भी फेल का कारण सेम ही रहते हैं। और इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पे डाल रहे हो चीज़ को कि जिससे आप सॉल्व करके उसके नीचे थोड़ा आंसर लिखोगे तो आपकी रिकॉलेबिलिटी फैक्टर बढ़ेगी। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मिक्सचर हैं उसके अंदर, 10 सब्जेक्ट है अपने पास, राइट? एक आधा तो है नहीं कि जो एक आधा सब्जेक्ट पढ़ना है, हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो उसको एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन टूवर्ड्स योर जॉब अगर आपको याद रखनी है चीज़ें, तो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट्स योर ब्रेड एंड बटर एंड द जॉब मार्केट इज़ वेरी टफ टू क्रैक राइट नाउ। ओके, बाकी आपको सब पता ही होगा। नाउ क्लासेस की क्या कवरेज होने वाली है, ये 9 चैप्टर्स होने वाले हैं। ठीक है, हमने टप्पू की स्टोरी डिस्कस करी थी, हमने उसका स्टार्टअप बनवाया था, फिर हमने स्टार्टअप से उसकी स्मॉल कंपनी, मिड कंपनी, लार्ज कंपनी, डिफीटिंग द सैमसंग, डिफीटिंग द एप्पल कंपनी, उसको हमने लिंक करा था आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों चाहिए। फिर मैंने आपको इकोनॉमिक्स का 2 सेक्टर मॉडल दिखाया था। 2 सेक्टर के बाद 3 सेक्टर आता है, 4 सेक्टर आता है। सर हमें कुछ नहीं पता 2, 3, 4 सेक्टर का, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स की क्लास अपलोडेड है, वो जाके देखो। ठीक है सर, आपने इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा दी सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, आपको तो P&L बैलेंस शीट पढ़ानी चाहिए। या देख भाई, अब ना सारे सब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड वे में पढ़ते हैं, आइसोलेशन कुछ नहीं होता, राइट? कि मैं पहले सर एक सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, फिर उसका एक सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। सारे सब्जेक्ट को लिंक बना के पढ़ना पड़ता है। आप एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में परफॉर्म करने वाले हो इन द फ्यूचर, इन द जॉब, राइट? सो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी दिमाग के अंदर, कि आपको एक चीज़ को देखने का नज़रिया 4-5 तरीक़ों से देखना पड़ता है, तब उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है। आई वॉन्ट यू टू बिकम अ डिसीजन मेकर। दैट्स वाई आई एम लिंकिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स टुगेदर। ओके सर आगे बढ़ते हैं आगे। ओके, फिर हमने एक बेसिक क्वेश्चन देखा था, ऑब्जेक्टिव, ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पूरा खोल दिया था हमने। Then we move forward to the how reality is reported, how Ind AS और accounting standards are made, की role of the government organization, role of the private organization, ये भी हमने डिस्कस करा था। Then we move forward कि क्या प्रोसेस रहती है बनाने के पीछे, वो हमने प्रैक्टिकली डिस्कस करी थी। Then कुछ FAQs के बारे में हमने बात करी थी कि सर ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें हम फंस सकते हैं, जो आप बोल के निकल गए एक बार हमें दिखा दो, एक बार हम लिख लेते हैं, तो ये लिख लेना। ठीक है, नाउ देन वी मूव फॉरवर्ड टू द MCQ, जिसमें मैंने बताया था कि इस टाइम पे तो इजी लग रहा है
on the day of the examination when you are sitting and in the 5 hour pressure hours, right, those 5 pressure hours में आपका आंसर गलत हो सकता है। किस तरीके से आपको एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है वो सब इस वाले MCQ में बताया था। देन वी मूव टू द MCQ 2 एंड देन MCQ 3 and now sir today we are standing on IFRS conceptual framework। सर इसका मतलब होता क्या है, आप हमें सिंपल भाषा में बताइए। देखो मैंने आपको पहले जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले क्लास में मैंने आपको P&L एंड बैलेंस शीट दिखाई थी, राइट। P&L बैलेंस शीट जो दिखाई थी मैंने आपको, वो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिखाई थी। उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो IFRS कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में बात करेंगे हम। सर इसका नाम थोड़ा अजीब सा नहीं है? अजीब सा नहीं है, तोड़ के देखते हैं। IFRS क्या है? IFRS स्टैंडर्ड है, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है ढांचा होता है फ्रेमवर्क। उस ढांचे के अकॉर्डिंग उसके ढांचे की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उस क्वालिटीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल चीज़ में समझो, IFRS समझ में आ गया। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, और उसकी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को हम डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे हम, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को। IFRS कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कौन सा होता है? IFRS का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सर क्या होता है? वो होता है आपका स्टैंडर्ड P&L, स्टैंडर्ड बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी आपकी। सर वो आप कब समझाओगे? वो आने वाले सेशन में समझाऊंगा, ठीक है। ये वाला उसकी पहले कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। नाउ पहली बात आती है रेलेवेंस। दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक रेलेवेंस एंड मटीरियलिटी है, दूसरा है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है अपना। नाउ सर रेलेवेंस किसे कहते हैं? तो रेलेवेंस आप अगर हिंदी में समझोगे रेलेवेंस को हम इस तरीके से कह सकते हैं, सर हमारे लिए तो वही चीज़ रेलेवेंट है जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब सर मेरी अगर इनकम 1 लाख रुपीज़ है, तो 5-10 रुपये का एक्सपेंडिचर में मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। 5-10 रुपये के एक्सपेंडिचर में सोचना पड़ेगा, वो तो मैं ऐसे ही खर्च कर देता हूँ, वो तो मेरे लिए इरेलेवेंट है। मगर अगर सर मैं 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 जैसे जैसे मैंने अमाउंट बढ़ाई वैसे वैसे रेलेवेंसी बढ़ गई, राइट। सो रेलेवेंसी किसे कह सकते हैं? द इंफॉर्मेशन। अब P&L के कंटेक्स्ट में समझो, जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, जो P&L बना रहे हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो रेलेवेंट तभी होगी जब उसका यूज़र के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग हो रही होगी, ओके, कुछ डिसीजन मेकिंग हो रही होगी। नाउ क्या मैं सर इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकता हूं? इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट if it can influence economic decision of users। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नाउ अब इसको थोड़ा तोड़ते हैं, लेट मी एडजस्ट माय slide, wait a sec guys, wait a sec, now yes, now it's okay guys, okay। now इंफॉर्मेशन मेरे लिए क्या होगी सर? पहले तो आप ये बता दो, चलो इंफॉर्मेशन क्या होती है ये बात डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इज रेलेवेंट इफ इट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होते हैं? पिछली वाली क्लास में डिस्कस करा था, कौन होते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आर द इन्वेस्टर्स, आर द कैपिटल प्रोवाइडर्स, राइट। सो मैं सर इसे कैपिटल प्रोवाइडर्स लिख दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी सर, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? इंफॉर्मेशन आपकी जो P&L बैलेंस शीट बनती है वो वाली इंफॉर्मेशन होती है।
उसमें जो हम अमाउंट लिखते हैं सर, उसके अंदर जो, जैसा सपोज करो मैंने ये लिख दिया कि मेरी सेल्स कितनी हो रखी है, मेरी सेल्स हो रखी है आपकी 100 करोड़। मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना हो रखा है, मेरा हो रखा है 2 करोड़, 2%, ओनली सर 2%। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है सर? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हिंदी लैंग्वेज में ये होता है, मैंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, मेरा एस्टिमेशन है कि 2% लोगों से पैसा नहीं आएगा, सिंपल भाषा में, ठीक है। चलो, इंफॉर्मेशन P&L एंड बैलेंस शीट में जो लिखी हुई है, जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं, वो 2 चीज़ें इंडिकेट करती हैं। पहली बात, वो किसी एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, यही होता है। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी होता है, P&L में इनकम और एक्सपेंस दिखाया जाता है, जो हमने पहले डिस्कस करा था क्लास में। इसके अंदर जो अमाउंट XXX करके लिखी होती है, वो या तो कंफर्मेटरी होती है या प्रेडिक्टिव होती है। कंफर्मेटरी होती है या प्रेडिक्टिव होती है। सर कंफर्मेटरी का मतलब क्या? एसेट भैया मेरा 10 करोड़ रुपए है, कंफर्मेटरी है। प्रेडिक्टिव होती है, प्रेडिक्टिव सर कैसे? प्रोविजन फॉर बैड डेट, मैंने ये कहा 2% बैड डेट हो सकता है, ये मेरा एस्टिमेशन है, 2% बैड डेट हो सकता है, मेरा एस्टिमेशन है। उसके लिए अमाउंट मैंने 2 करोड़ रखी, सेल का 2 करोड़, सेल का 2%, 2 करोड़ मैंने रखी P&L के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो मेरी प्रेडिक्टिव वैल्यू होगी। तो जो अमाउंट होती है वो कंफर्मेटरी होती है और प्रेडिक्टिव होती है। एंड इंफॉर्मेशन रेलेवेंट तभी है जब वो इन्फ्लुएंस कर सके इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स को के लिए, ठीक है। सर अब इन्फ्लुएंस बताओ, सर आप इन्फ्लुएंस बताओ, इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं? सपोज करो मेरी पर कैपिटा इनकम, मेरी इनकम कम है, मेरी इनकम 10,000 रुपये है, ठीक है। मेरे लिए 1,000 रुपये का एक्सपेंडिचर, मेरी पर मंथ 10,000 रुपये, मेरे लिए 1,000 रुपये का एक्सपेंडिचर रेलेवेंट होगा या इरेलेवेंट होगा? बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा, क्योंकि मेरा क्या है, मेरी इनकम का 10% लेके जा रहा है, ठीक है। अब मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, ठीक है, मेरा प्रीवियस एग्जाम्पल, उसमें मेरा एक्सपेंडिचर 1,000 रुपये है। तो जो मेरा 1,000 रुपये का एक्सपेंडिचर है, क्या मेरा रेलेवेंट होगा, इरेलेवेंट होगा? रेलेवेंट होगा, इरेलेवेंट होगा? इतना रेलेवेंसी नहीं है उसकी, क्योंकि वो मेरी इनकम का सिर्फ 1% है नहीं है, राइट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, कि उसकी कौन सी अमाउंट रेलेवेंट में आती है या रेलेवेंट में नहीं आती, और वही मेरे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। सो सर हमने सर कभी ऐसी डेफिनेशन खोल के नहीं समझी सर, किसी ने समझा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, यहाँ समझ लो, कोई इशू नहीं है। सो द इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ इट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स, राइट। नाउ इसको मैं थोड़े एडवांस में लेके जाऊं। सर बिल गेट्स को डिसीजन लेना है कि वो किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करे या किस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करे, इंडिया में इन्वेस्ट करे, ब्राज़ील में इन्वेस्ट करे या चाइना में इन्वेस्ट करे, उसे डिसीजन लेना है, ठीक है। उसके पास है 1,000 करोड़ रुपीज़, राइट। उसे 1,000 करोड़ रुपीज़ उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए वो जाएगा इन्वेस्ट कर देगा। अब उसको इन्वेस्ट करना है 1 लाख करोड़ रुपीज़। सर आप तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स पहुंच गए हो, 1 लाख करोड़ रुपीज़, आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे गाइस। ये फाउंडेशन क्लासेस हो रही हैं, राइट, मगर मैं इसको, अगर आपको दिमाग ना खोलूँ आपका, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, राइट। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपको बेस तैयार करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप क्या नॉलेज लेके आ रहे हो, किन टीचर से पढ़ के आ रहे हो। मैं जब बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट पर पहुँचूंगा, जब हम साथ में टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड का एनालिसिस करेंगे इसी चैनल के ऊपर, जब हम साथ में समझेंगे कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा कैसे जाता है, मॉडल कैसे तैयार करा जाता है, ड्राइवर्स कैसे निकाले जाते हैं, उस टाइम पे मैं ये वाले कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। अब मैं नहीं चाहता आप समझ ना पाओ, मैं चाहता हूँ आप कंप्लीट क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ो, जिससे इंडियंस एज जो हमें समझा जाता है कि हम चीप लेबर का सोर्स है, राइट, बट ये FTAs अब खुल रहे हैं, वी कैन बेटर नेगोशिएट नाउ,
we can better negotiate now. We can move to the European countries, we can move to the US as well, right? एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मूव करो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ सर, नाउ रेलेवेंस समझ में आ गया हमें, प्रिडिक्टिव वैल्यू, कंफर्मेटरी वैल्यू हमें समझ में आ गई सर। मटीरियलिटी समझा दो, मटीरियलिटी समझा दो। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया हमारा रेलेवेंसी। रेलेवेंसी के अंदर ही मटीरियलिटी आता है। मटीरियलिटी का मतलब सर क्या होता है? मटीरियलिटी का मतलब जो मैंने आपको बताया ना, 1% वर्सेस 10% ऑफ इनकम। 1% ऑफ इनकम इन रेलेवेंट है या नहीं है? कम रेलेवेंट है सर, कंपैरेटिवली कम रेलेवेंट है। 10% ऑफ इनकम तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, राइट? जो परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ उसे मटीरियलिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मटीरियलिटी। सर हमें तो सर इंग्लिश डेफिनेशन चाहिए। लो भाई, इंग्लिश डेफिनेशन ले लो। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, इसे मिटान दो। लो जी, लो लो लो। तो मैं कह सकता हूं इंफॉर्मेशन इज मटीरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव है, इफ इट्स ओमिशन और कमीशन, ओमिशन और कमीशन कैन इन्फ्लुएंस यूजर्स डिसीजन। लिख सकता हूं, एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। नाउ समझे? तोड़ दें इस वाली स्टेटमेंट को, पूरा तोड़ दें। मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है सर? इंफॉर्मेशन मटीरियल है या नहीं है? मटीरियलिटी का मतलब ये है कि वो वाली इंफॉर्मेशन को अगर मैंने ओमिट कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, 10% ऑफ समथिंग, अगर 10% ऑफ मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको मैंने अगर ओमिट कर दिया या कमीशन कर दिया। ओमिशन और कमीशन का मतलब क्या होता है? मेरे से गलती से छूट गया या मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, उसको कहते हैं ओमिशन एंड कमीशन, ठीक है। वो मेरे यूजर्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है। हमारा सेम एग्जांपल है 10% ऑफ इनकम, मगर बैलेंस शीट के पीएनएल के कंटेक्स्ट में कहेंगे तो 10% ऑफ रेवेन्यू मेरा एक्सपेंडिचर है, राइट। इसको मैंने अगर ओमिट कर दिया तो मेरे यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। उसको मटीरियलिटी बोलते हैं। तो सर अब आपको रेलेवेंसी, कंफर्मेटरी वैल्यू, प्रिडिक्टिव वैल्यू, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है सर, ठीक है। फर्स्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। नाउ ये होता क्या है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि सर जब मैं पीएनएल, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो मैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कंप्लीट दे रहा हूँ, कोई भी हाइड नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें कंप्लीट दे रहा हूँ। न्यूट्रल स्टैंड पे हूँ कि वो चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, वो चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है, बट मैं न्यूट्रल हूँ। जो मेरे करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके बेसिस पे मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ। और फ्री फ्रॉम एरर है कि कोई भी ओमिशन और कमीशन का फैक्टर इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सर ये पूरा समझ में नहीं आया है, आप खोल के बताओ, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज फेथफुली रिप्रेजेंटेड। पहली बात तो फेथफुली, दूसरा है आपका रिप्रेजेंटेड तो आपको पता लग जाएगा। इफ इट इज फ्री, रुको मैं इसे डिलीट करके लिखता हूँ। इफ इट इज फ्री फ्रॉम एरर, कंप्लीट एंड न्यूट्रल। सर फ्री फ्रॉम एरर का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम एरर का मतलब होता है कि देयर इज नो मिस स्टेटमेंट, मैंने कुछ गलत रिपोर्ट नहीं किया है। नो ओमिशन,
एंड कमीशन, नो ओमिशन एंड कमीशन, ठीक है। कंप्लीट एंड न्यूट्रल का मतलब क्या होता है सर? कंप्लीट एंड न्यूट्रल का मतलब होता है एक तो मेरे जो फिगर्स हैं, जो मैं नंबर्स बना लिख रहा हूँ उसके अंदर, वो मेरे कंप्लीट हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सर मैंने ना मेरे सपोज करो 5 नंबर्स 5 कंपोनेंट्स को ऐड करके मेरा एक नंबर बन रहा था, उसके अंदर से मैं एक कंपोनेंट खा गया। ऐसा नहीं है, कंप्लीट है, पांचों का पांचों कंपोनेंट है उस एक नंबर को बनाने के लिए, ठीक है। सर एक नंबर, सर ये 5 कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं? सपोज आपने कोई एक एसेट खरीदा, कोई आपने एक मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी को खरीदने के लिए आपकी उसकी पहले तो प्राइस थी, उसका टैक्स था, उसके अंदर और भी एक्सपेंसेस लग रहे थे, जैसे वहाँ से सामान लाने के, फैक्ट्री से, जिस फैक्ट्री से खरीदी थी उसके आपके कंपोनेंट्स घर तक लाने के, ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन लग रही थी, उस और कुछ एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग रहे थे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इन सब को मिलाकर मेरी एक मशीनरी की कॉस्ट लग रही थी, मेरी एक मशीनरी की कॉस्ट बन रही थी। नाउ सर मैंने इसके अंदर से 2 कंपोनेंट खा गए, 3 कंपोनेंट रखे, नहीं ऐसा नहीं करना, इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी कंप्लीट, ठीक है। एंड न्यूट्रल, 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 अब न्यूट्रल का मतलब क्या है सर? न्यूट्रल का मतलब इस तरीके से आप एक बात समझो कि उसके अंदर कोई बायस नहीं है। इन प्रेजेंटेशन एंड सिलेक्शन, बायस, देयर इज नो बायस, देयर इज नो बायस इन सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, इन सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। सर बायस का मतलब क्या होता है? सर बायस का मतलब होता है मेरी खुद का थॉट प्रोसेस, राइट, मेरी खुद का प्रिडिक्टिव वैल्यू की सपोज करो सर क्या हो सकता है? रेवेन्यू, रेवेन्यू को पकड़े, जितना मैंने सामान बेचा, ये पकड़ लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउट बैड डेट के लिए। सर पिछले ना 4-5 साल से क्या हो रहा है, जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज बेचता हूँ तो 3% लोगों से, 3% ऑफ लोगों से, या 3% ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब 100 करोड़ का हमने एग्जाम्पल लिया था, 3 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं आते, वो बैड डेट हो जाते हैं, वो बैड डेट हो जाते हैं। बट सर मुझे इस बार ऐसा लगता है, मेरा बिल्कुल कन्विक्शन एक ही है कि इस बार 2% से सिर्फ पैसा नहीं आएगा, 1% का इंप्रूवमेंट कर जाऊंगा। when you are sitting in the analyst meet, when you are, now this is high level topic, right, when you are seeing this type of estimation that has been rolled out from in the financial statements, and you as a equity research analyst working and has been called by the management as कि आप आओ और हमारा प्रेजेंटेशन सुनो, कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती है, राइट, उसके अंदर ये एस्टिमेशन चेंज हुआ। आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा? आपने ऐसा क्या कर दिया कि 3% से 2% हो गया? क्या कर दिया? ये तो एक तरीके से ऐसे हुआ ना कि आपका जो प्रोविजन था वो तो आपका एक्सपेंस बनता, ठीक है, वो तो आपका एक्सपेंस बनता, वो 3% होना चाहिए था, आपने 2% कर दिया, तो एक्सपेंस आपने कम कर दिया, आपने प्रॉफिट को हाई कर दिया, आप तो प्रॉफिट इन्फ्लेट कर रहे हो। आप एक स्टेप बता दो जो आपने इसको कम करने के लिए किया हो। इफ द मैनेजमेंट हैज द आंसर, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, दे शुड हैव द आंसर। इफ दे आर जस्ट प्लेइंग अ ब्लफ, they'll just स्टैमर, ठीक है, तो हमें वो चीज़ भी पकड़नी पड़ती है और उसके हिसाब से डिसीजन मेक करना पड़ता है, और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, राइट। सो दीज आर द पर्सपेक्टिव। तो हमारे पास जो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब सर क्या हो गया? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि मेरी इनकम स्टेटमेंट, P&L बैलेंस शीट फ्री फ्रॉम एरर है, मैंने कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं करी है, मैंने कुछ भी गलत फिगर नहीं लिखी। मिस स्टेटमेंट का मतलब मैंने कुछ गलत फिगर नहीं लिखी, मैंने कुछ छोड़ नहीं दिया, मैंने कुछ जानबूझ के भी नहीं छोड़ दिया, करेक्ट। कंप्लीट है, 5 कंपोनेंट्स कोई भी नहीं छोड़े, न्यूट्रल है, देयर इज नो बायस, देयर इज नो बायस इन इट, इन द सिलेक्शन, इन द प्रेजेंटेशन, फाइन। नाउ फेथफुली प्रेजेंटेड, फेथफुली रिप्रेजेंटेड, सबसे फेथफुल एनिमल कौन सा है? डॉग। अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे पशुपतिनाथ की पूजा होती है, जहाँ पे डॉग, वहाँ पे डॉग जैसे वाहन के लिए, मतलब डॉग में आपने एक कहानी सुनी होगी ना कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो उनके साथ में एक डॉग भी गया था, राइट। तो मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम अब ऐसी रूलिंग भी दे रहे हैं, बट ठीक है, अब क्या ही बोलें, ये प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने का, बट ठीक है। तो फेथफुली का रिप्रेजेंट का मतलब क्या है कि हम
बिल्कुल ही बिल्कुल ट्रुथफुल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ट्रुथफुल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, नाउ सर हमने कभी इतने दो कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम नहीं लगाया, विल जस्ट पास इट थ्रू, विल जस्ट पास इट थ्रू। नहीं होना। सी आई टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि जब भी मैं काम करता हूँ तो मैं रेलेवेंसी और मटेरियलिटी चेक करता हूँ, उसके बेसिस पे मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है, किस पे फोकस करके मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे मैं हाईलाइट हो सकूँ, जिससे मैं थोड़ा ऊपर बढ़ सकूँ। हो सकता है ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्या मैं ऐसा करता हूँ? कभी कभार करता हूँ, वैसे मैं नहीं करता। मैं रेलेवेंसी और मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे एरर दिखने के, फाइंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी इस्तेमाल करोगे, मगर वो आप तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब आपने इस लेवल ऑफ डेप्थ में पढ़ा होगा। अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर से डेफिनेशन रट के चले गए, बस ठीक है, हो गया काम फिर, ठीक है, फिर तो सब सब कर ही रहे हैं, फिर आप भी ऐसे ही करो। बहुत सारे टीचर्स हैं, पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। रेलेवेंसी, मटेरियलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कंफर्मेटरी वैल्यू, प्रेडिक्टिव वैल्यू, सब कुछ हमने देख लिया। नाउ अब सर कुछ क्वालिटीज होती हैं जो एनहांसिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार चांद लगा देती हैं। कुछ लीगलाइज भी होती हैं जो आपको देने ही पड़ती है, राइट। चलो अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली बात आती है कंपैरेबिलिटी। क्या बात आती है? कंपैरेबिलिटी। नाउ कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको मैंने पिछली बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया था कि हमने क्या करना है, हमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फिगर्स को प्रोवाइड करना है, राइट। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, एक्स 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 एक्स, यहाँ पे डॉलर्स अमाउंट, प्रीवियस डॉलर अमाउंट, कंपैरेटिव कंपैरिजन देना है, जिससे कंपैरिजन से क्या होगा, कंपैरिजन से आप डिफरेंट पीरियड्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं उस चीज़ को आप देख पाओगे। ओके ओके, तो अगर कंपैरेबिलिटी हम देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव होती है, तो हमें तो बहुत ईजी हो जाएगा भाई। यहाँ पे एक साल ही क्यों रखना, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे 3 साल का एवरेज रखो, 3 साल तो रखो कम से कम, राइट। मगर अभी के लिए स्टैंडर्ड 2 ही के लिए अप्रूव करता है। हम ये तो अपने एनालिसिस के लिए एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हैं, स्क्रीनर से चले जाएंगे। अब क्लास में भी हम बहुत बार स्क्रीनर का यूज़ करेंगे। मैंने अभी तक आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है, ठीक है। चलो 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 सर आगे बढ़ते हैं। ओके जी, ओके ओके। नाउ तो आपको करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर पता चल गया। वेरीफिएबिलिटी। नाउ व्हाट इज वेरीफिएबिलिटी सर? वेरीफिएबिलिटी का मतलब होता है कि इट हैज बीन ऑडिटेड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने सिग्नेचर कर दिए। जैसे मुझे ऑडिट स्टेटमेंट अगर मैंने कोई साइन करी है तो उसके ऊपर मैंने अपना नाम लिख दिया, कार्तिक, एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम सर्टिफाइंग दिस ऑडिट, दिस P&L एंड द बैलेंस शीट दैट इट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। तो अगर वेरीफेबिलिटी होगी, कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी P&L एंड बैलेंस शीट को चेक करेगी, तो उससे तो यूजर्स की अथॉरिटी बढ़ जाएगी ना। यूजर्स कहेंगे हाँ ठीक है यार, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ऑडिट कराया रखा है और हमें इस P&L बैलेंस शीट पे भरोसा है। नहीं तो मैनेजमेंट तो खेला कर सकता है, खेला कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइम लाइनेज का मतलब क्या होता है सर? कि टाइम लाइनेज का मतलब ये होता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन, सपोज लेट्स से सबका एक स्केड्यूल होता है कि हम क्वार्टर रिजल्ट्स, हम एनुअल रिजल्ट्स इस तारीख को देंगे। सब कंपनी डिसाइड करती है, मंथ भी डिसाइड करती है, वीक भी डिसाइड करके पहले से रखती है। वो अगर टाइम डिले हो जाए, सपोज करो कंपनी ने P&L 6 महीने बाद क्लोज, 6 महीने बाद दिया। सपोज करो जब 31 मार्च है, कंपनी निकाल रही है 31 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर हमने देखा था। 31 इस फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट प्लस सारी स्टेटमेंट्स प्लस ऑडिटेड बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ कंपनी दे रही है नेक्स्ट ईयर की जनवरी में। कितना बड़ा हम ये कह सकते हैं, कितना बड़ा आपका ये टाइम लाइनेस का वायलेशन है। मतलब सर कंपनी को एक सेट टाइम पे देना चाहिए था और कंपनी ने नहीं दिया, तो कंपनी में कुछ झोल चल रहा है। इससे लोग ये समझेंगे कि यार इसके स्टॉक को परचेज करें या सेल करें इस टाइम पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ऐसा लोग नॉर्मली कंपनी करती नहीं है।
तो टाइमलाइनेस, ये तो मैंने श्रूड एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। टाइमलाइनेस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टाइमली, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टाइमली, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी सिंपल है लैंग्वेज में, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करने आना चाहिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको, जनरल मासेस को ज़रूरत है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए? सपोज करो कि आपका आपका कोई भी पर्सन टू अदर देन द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर देन द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या उसको ज़रूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की? नहीं है। The capital providers, the person who is investing into the company, the person who is providing the capital into the company, उसके लिए तो सिंपल बिजनेस नॉलेज से कॉम्प्रीहेंड होने वाली चीज़ में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं सर इसे कह सकता हूँ कि सर ये क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, एंड पर्सन विद requisite knowledge can comprehend फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। सो इट्स अ कंपैरेबिलिटी, अब एनहांसिंग क्वालिटी, ये वाले क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होने चाहिए जिससे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार चांद लग जाएंगे। कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए, वेरीफिलेबिलिटी भी होनी चाहिए, टाइम लाइनेस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होनी चाहिए। कंपैरेबिलिटी का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप जब भी किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करोगे, किसी भी कंपनी का एनालिसिस करोगे, उसको पाँच या 10 साल या जब से वो कंपनी चल रही है, जब से अब तक का डेटा सारा आप एक्सेल में डालोगे, ठीक है। उसके बाद आप CAGR कैलकुलेट करते हो। सर CAGR कैसे कैलकुलेट होता है? वो मैंने क्वांट्स की देख लेना, लेक्चर डाल रखा है, उसमें बहुत सारे आप क्वांट्स मेथड इस्तेमाल करते हो एनालाइज करने के लिए कंपनी कैसे ग्रो करी है, कैसे परफॉर्म करी है, उस कंपनी की स्टोरी क्या है। द स्टोरी बिकम्स अ मैटर, story becomes a matter. If I am a good number cruncher, yes, I am a good number cruncher, but if I am not a storyteller, so I cannot build कि उसे बता नहीं सकता मैं कंपनी कैसे प्रोग्रेस करी। मैं अगर आपको ये बोलूँ कि कंपनी ने 25% CAGR से ग्रो करा है, 25% CAGR से ग्रो करा है, ज़्यादा हो गया? हाँ सर ज़्यादा हो गया। 10% CAGR से ग्रो करा है, ठीक है, 10% CAGR से ग्रो करा है। अब ये रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या कहा, फिर अब मैंने इस स्टोरी को फ्लिप करता हूँ। कंपनी पहले एक बिजनेस में थी, उस कंपनी ने अपने प्रेमाइसेस के अंदर ऑटोमेशन करी, अपने आर्किटेक्चर के अंदर ऑटोमेशन करी, उससे उसका रेवेन्यू इतना बढ़ा। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी ने ये काम किया, उससे उसका रेवेन्यू इतना बढ़ा, फिर उससे रेवेन्यू इतना बढ़ा, फिर उससे रेवेन्यू इतना बढ़ा। आप अगर नंबर क्रंचर हो, आप कहोगे कि 10% CAGR से ग्रो करा है, ठीक है, ड्राई है बिल्कुल चीज़ है। उसके पीछे के मैंने अगर आपको ये बोलता हूँ, आपने उससे ये कहा कि ड्राइवर्स क्या थे उसके पीछे ग्रोथ करने के, उसके पीछे ग्रोथ करने के ड्राइवर्स क्या थे, वो बिजनेस ग्रो कैसे करा, वो बिजनेस कॉम्पिटिटिव कैसे बना। आप ये बताओ कौन सी स्टोरी कंपेलिंग है? सिर्फ ये लिख के चले जाना कि 10% CAGR, या फिर ये पूरा बताना कि उस कंपनी की जर्नी कैसे रही। ओके, ठीक है। तो दैट आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस राइट नाउ। सर आगे चलते हैं। नाउ कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने के, राइट, कि मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना रहा हूं सर, मगर उसके लिए ना मेरे कुछ चीज़ें आती हैं जिससे मैं रुक जाता हूँ बहुत बार। सर कंस्ट्रेंट तो फिर क्या होता है इसका मतलब? कंस्ट्रेंट्स ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है, जब मैं बना रहा हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो मेरे पास कौन कौन से हर्डल्स आते हैं, ठीक है। पहला हर्डल आता है आपका कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड ऑफ। मेरी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाने की कॉस्ट जो लग रही है, जैसे कि अकाउंटेंट को बिठाया, मेरा क्या फाइनेंस फंक्शन है, या फिर मैंने खुद बुक्स लिख रहा हूँ, ये हमने टप्पू वाले केस में पूरी डिस्कस करी है, राइट। उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, और उससे मुझे बेनिफिट कितना प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, ये हमें देखना पड़ता है। कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द बेनिफिट इज दैट कि वो कितना मेरा आगे आपका प्रेजेंटेबल हो रहा है, क्या उससे मुझे कैपिटल आ रही है या नहीं आ रही है, ये के बेनिफिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट का ट्रेड ऑफ हमेशा होना चाहिए।
मैं दो एक्सट्रीम एग्जांपल लेता हूँ. सपोज अ कंपनी दैट इज रनिंग वेरी गुड, राइट. जैसे आप कह लो कि अब तो टीसीएस भी गिर चुकी है, आप एनवीडिया ले लो, राइट. वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं बनाएंगे भाई, वो तो पूरी बिल्कुल बनाएंगे. क्यों नहीं बनाएंगे, उनको तो हमेशा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, उनको तो चिप्स बनानी है, राइट, एनवीडिया को. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, पीएनएल बैलेंस शीट्स को बनाएंगे. नाउ एक दूसरी कंपनी लो जो डूब रही है, मतलब उसने लॉस करे जा रही है पिछले 5 साल से और वो डूबने की कगार पे है, उसका लिक्विडेशन चल रहा है, उसकी बैंकरप्टेंसी हो चुकी है, उसका दिवाला निकल चुका है, वो बैलेंस शीट पीएनएल बना के क्या कर लेगी, राइट. तो कॉस्ट एंड बेनिफिट का ट्रेड ऑफ हमेशा देखना पड़ता है हमें. नाउ कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी होती हैं. सब प्रैक्टिकल लिमिटेशन एज द सच कि जैसे आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, या फिर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज की जगह में अगर आपको यहाँ पे लिख के बता दूं कि अगर आपका ह्यूमन कैपिटल हो गया, रिसोर्स की जगह कैपिटल अच्छा वर्ड है, ह्यूमन कैपिटल हो गया, या फिर आपका कस्टमर लॉयल्टी होगी. ये क्वांटिफेबल तो नहीं है. सर क्या ये क्वांटिफेबल है? क्वांटिफेबल बिल्कुल नहीं है, राइट. ये क्वांटिफेबल तो है ही नहीं. तो ये कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मगर उसे हम नंबर्स में नहीं डाल सकते. क्या कस्टमर की लॉयल्टी को डाल सकते हो क्या आप नंबर में? नहीं डाल सकते आप नंबर्स के अंदर. मगर कस्टमर लॉयल्टी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द रिटेंशन रेट. अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपसे डेफिनेटली आपसे रेगुलर परचेज एंड सेल चल रही है, आप कस्टमर को बेच रहे हो ये वगैरह वगैरह, और कस्टमर रिपीट हो रहा है आपके पास कि यार सपोज करो आपका अचार पापड़ का ही धंधा है, अचार पापड़ बनाते हो आप, मगर आपका अचार पापड़ का रेट ये है कि वो हर 1.5 मंथ्स के बाद आता है, राइट. तो कस्टमर लॉयल्टी तो इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स के लिए, दैट ड्राइव्स योर सेल्स, राइट. एंड उससे ही पूरा बिजनेस खड़ा है क्योंकि आपका रिटेंशन रेशियो 90-100% है. बट उसको आप क्वांटिफेबल नहीं कर सकते, राइट. दिस इज द प्रैक्टिकल लिमिटेशन. सेकेंड एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किल्स. लेट्स से आपके पास वो वाली रिसोर्सेज हैं जो एआई के सॉफ्टवेयर बना सकती है, एआई के टूल्स बना सकती है, जो डिफरेंट बिजनेसेस को ऑटोमेट कर सकती हैं. जैसे कि सर दो कंपनी ले लेते हैं, एक टीसीएस लेते हैं, एक इन्फोसिस लेते हैं. लेट्स से कि टीसीएस के पास वो वाले एम्प्लॉयज़ हैं जो आज के टाइम पे एआई का इस्तेमाल करके, लार्ज एलएलएम का इस्तेमाल करके, एमएल का इस्तेमाल करके एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना सकते हैं जो पूरी ऑटोमेट कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री का. दूसरी तरफ है इन्फोसिस, जिनके पास पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनको एआई की नॉलेज नहीं है. नाउ इस वाले बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन की स्किल, ह्यूमन कैपिटल. बट वो किसके पास है? वो टीसीएस के पास है, राइट. तो अब इस वाले बिजनेस के अंदर क्या आप इसको क्वांटिफेबल कर सकते हो? अमाउंट्स में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, राइट. मगर दिस बिकम्स अ बेस ग्राउंड ऑफ ए बिजनेस, राइट. चलो, तो आपको ये दो समझ में आए होंगे कंस्ट्रेंट. अब तीसरा आता है ट्रेड ऑफ अमंग एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सर ये तो हमने वर्ड देखा हुआ है, पिछले वाले स्लाइड में था ना एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और ट्रेड ऑफ हो रहा है अमंग एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है सर इसका एग्जाम्पल दो. ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा और किसी में समझ में नहीं आएगा. नाउ मैंने ऊपर क्या बताया था आपको? मैंने कहा था कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बैड डेट का 2% का ऑफ रेवेन्यू कितना था मेरा था 100 करोड़ रेवेन्यू था, तो मेरा 2 करोड़ का आपका बैड डेट चल रहा था. नाउ जो 2 करोड़ रुपए का बैड डेट चल रहा था, मैंने इसको पीएनएल में दिखा दिया. तो अब मुझे बताओ इससे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों ही आ सकती है इसके अंदर. रेलेवेंस भी आ सकती है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है. सर एक परसेंटेज तो बहुत कम है, परसेंटेज तो 2% ही है रेलेवेंस की, मैं मानता हूँ, मगर परसेंटेज मटीरियलिटी का पार्ट था, राइट. मैं तो ये कह रहा हूँ कि इससे इसकी रेलेवेंस भी बढ़ रही है, राइट. अगर मैंने इसको पीएनएल में शो करा है बैड डेट को, तो मेरी रेलेवेंस बढ़ रही है एंड फेथफुली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं सारे एक्सपेंडिचर को. कह सकता हूँ? कह सकते हैं सर, कह तो सकते हैं सर. दोनों में से आप इस बात पे एग्री इस टाइम पे नहीं कर रहे होंगे. सर रेलेवेंस आप बोल रहे हो, फेथफुली रिप्रेजेंटेड बोल रहे हो. सर हमें तो फेथफुली रिप्रेजेंटेड लग रहा है, रेलेवेंस नहीं लग रहा, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में परसेंटेज बैठा है. चलो आप फेथफुली रिप्रेजेंटेड पकड़ लो,
ठीक है, मेरे लिए दोनों है, मेरे लिए दोनों है। वो क्यों दोनों है? क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस से आ रहा है कि भाई वो रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेड दोनों में आना चाहिए, राइट। नाउ बट क्या क्या वेरीफिएबल है बैड डेट? नहीं है, नहीं है, वेरीफिएबल तो बैड डेट है नहीं, क्योंकि ये मेरा एस्टिमेशन है कि 2% लोग नहीं देंगे पैसा बेस्ड ऑन द पास्ट, वो वेरीफिएबल तो नहीं है। हो सकता है 5% हो जाए। कैसे सर 5% कैसे हो जाएगा? कोविड का टाइम याद करो कितना स्ट्रेस था, सब लोग पैसे बचा रहे थे, राइट। हो सकता है 2 से 5% हो सकता है 2 से 1% आ जाए कि मैंने कुछ ऐसी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में डाल दी हैं जिससे मेरा रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी क्रेडिट पॉलिसीज कुछ इस तरीके की हैं, राइट। तो दिस इज अ ट्रेड ऑफ दैट प्लेज अमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, अमंग द क्वालिटेटिव और द एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये वाले आपके 3 कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो सर अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने पूरा पढ़ लिया, हमने रेलेवेंस मटीरियलिटी भी पढ़ लिया, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया। फिर हम 4 चांद और कैसे लगा सकते हैं? कंपेरेबिलिटी दिखा के, वेरीफिएबिलिटी दिखा के, टाइमलाइनेस को दिखा के, राइट, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ा के, राइट, ये सब हो गया हमारा। ओके सर, ओके ओके ओके। नाउ कम्स अ क्वेश्चन तो जरूरी है भाई, बिना क्वेश्चन के कैसे सॉल्व कर लोगे? बिना क्वेश्चन के नहीं जाने देंगे आपको, ठीक है। नाउ यू नीड टू सिलेक्ट अ राइट आंसर, ओके। स्टॉप दिस वीडियो and select the right answer. Which scenario best illustrates the relevance overriding verifiability? Which scenario best illustrate relevance over verifiability? देखें, रिकॉग्नाइजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब मैंने सपोज करो 2 साल पहले मशीनरी परचेज करी थी 2 लाख रुपए की, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वैसे समझो, इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू, जो उसका आज का दाम है वो फेयर वैल्यू, ठीक है। जो आज उसका दाम है मार्केट में वो उसकी फेयर वैल्यू है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जब मैंने परचेज करी थी वो। तो रिकॉग्नाइजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट इंस्टेड ऑफ द फेयर वैल्यू, रिकॉर्डिंग एस्टिमेटेड बैड डेट एक्सपेंस एट रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हुए मैंने बैड डेट का एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया। डिलेइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंटिल ऑल अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, there is always uncertainty regarding the cash collection, cash payment and different, जो सपोज करो डिफरेंट एसेट्स के ऊपर भी अनसर्टेनिटी रह सकती है। मैंने कोई एसेट लीज पे लिया, हो सकता है उसकी लीज एक्सपायर हो रही हो, या फिर उसके लीज एक्सपायर हो रही हो, या फिर उसके जो एसेट है उसके अंदर कुछ क्या कहते हैं आपका कंपोनेंट ऐसा जुड़ा हुआ है लीज के अंदर ही जिससे वो मेरी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है। उस एंगल से पकड़ के चलो, अनसर्टेनिटी सर क्या होती है? एक वर्ड इस्तेमाल होता है वूका, राइट। अनसर्टेनिटी के लिए वूका इस्तेमाल होता है। मैं इसको पूरा खोल के बताऊंगा जब आपको इकोनॉमिक्स के बिजनेस डिसीजंस के बारे में बताऊंगा कि बिजनेस डिसीजन किस तरीके से लेते हैं। तो आप थर्ड पॉइंट को ऐसे समझो कि अनसर्टेनिटी का मतलब जो मैंने अभी बोला है कि बिजनेस के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी है, उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें या ना करें अंटिल इट इज रिजॉल्व्ड, ठीक है। करेक्ट आंसर को चूज करो एंड आपको पता होगा करेक्ट आंसर क्या है। अभी तो डिस्कस कर रहा था यार, करेक्ट आंसर इज बी, आई थिंक सो, राइट। लेट्स चेक, यस इट्स बी। देख लेना, इसे पढ़ लेना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड मटीरियल इफ इट्स ओमिशन और मिसस्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड मटीरियल if its omission or misstatement alters reported net income by more than 5%, violates qualitative characteristics of faithful representation, could influence users' economic decisions. बताओ। इंफॉर्मेशन मैंने बताया था मटीरियल लायबिलिटी यूजर से डिफाइंड होती है, राइट। तो आंसर शुड बी a C1, ठीक है। मेरे हिसाब से सी होगा, लेट्स चेक इट। यस द आंसर इज सी, ठीक है। मुझे भी नहीं पता होता भाई आंसर है, मैंने पहले लिख के रख रखी हैं स्लाइड्स। मुझे भी ऐसे रट के बैठने की आदत नहीं है, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ जैसे समझा रहा हूँ आपको। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो भाई ऑड इवन आउट है,
टाइमलाइननेस, वेरिफिलेबिलिटी, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, सिंपल न्यूट्रलिटी, राइट। ठीक है सर, ठीक है, चलो जी चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ अब आता है आपका नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होने वाला है एसेट लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस का। जब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट मंडे, ठीक है, एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू। जब तक अपना ध्यान रखो, अपने चाहने वालों का ध्यान रखो एंड देश का ख्याल जरूर रखना है। ठीक है, बाय बाय, सी यू।